वन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 10x माइनस 15x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम करेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, जो भी इनमें कॉमन होता है तो उस कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हमारे फिर दो फैक्टर आ जाते हैं। एक तो जो बाहर आता है, जो कॉमन करके आता है वो, एंड जो एक ब्रैकेट के अंदर होता है वो। तो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उसी को हम फैक्टराइज बोलते हैं। पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 10x माइनस 15x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 5 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है एंड 5 के टेबल में 15 भी आता है। तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 कॉमन लेंगे एंड साथ में हम x भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x है एंड यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पे हमने लिया 5x कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, एंड ये वाला जो x है वो हमारा यहाँ पे चला गया है ना। तो ये तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 15, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब एक x बाहर चला गया, यहाँ पे x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर का मतलब है कि 2x है, तो 2x है। तो एक x तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन चला गया, बचा एक x। तो एक x को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें इन तीनों में देखना है कि क्या हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम अगेन 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, m का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे m का स्क्वायर, यहाँ से भी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर n भी है, तो यहाँ पे हम n भी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम्स। तो 5 टू द 10 एंड m का स्क्वायर। तो मतलब कि यहाँ पर m कितनी बार है, m की पावर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है कि m यहाँ पर 3 है। तो 2m तो यहाँ पे कॉमन चले गए, कितना m बचा, एक m बचा, तो यहाँ पे 1m आ जाएगा। उसके बाद n, तो यहाँ पे कितना n है, 2n है। ठीक है, और एक n यहाँ पे हमारे पास कॉमन चला गया, तो कितना बचेगा, एक n बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक n आ जाएगा, और एक n हमारे यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस में 15, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 टाइम्स आता है। उसके बाद m की पावर 4 है, तो m की पावर 4 है, तो 2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। एंड उसके बाद n, तो n तो यहाँ पे पूरा ही कॉमन चला गया, है ना। तो ये यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बाहर कॉमन आ चुका है। उसके बाद 20, तो यहाँ पे 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 टाइम्स आता है। उसके बाद यहाँ पे m का स्क्वायर है, तो m का स्क्वायर तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन चला गया, तो ये नहीं लिखेंगे। n का क्यूब है, तो n की पावर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। इसका मतलब है एक n तो बाहर चला गया, और एक n बाहर चला गया, तो कितने n बचे, 2n बचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। तो यहाँ पे देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कोई नंबर तो कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें कि 2 भी आता हो, 3 भी आता हो एंड 4 भी आता हो, है ना। ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब है कोई कांस्टेंट तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई वेरिएबल ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं, ए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। उसके बाद बी, देखो बी का पावर 4, 5 एंड बी की पावर 5, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे छोटा क्या है, बी की पावर 4 है, तो बी की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा। ए की पावर 4 है, तो ए तो 2 तो बाहर चला गया, कितना बचेगा, ए स्क्वायर बच जाएगा। बी की पावर 4 ऑलरेडी यहाँ पे बाहर आ चुके, तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 3 तो हमारा एज इट इज रहेगा। ए का क्यूब, मतलब यहाँ पे ए 3 बार है, तो 2 ए बाहर चले गए, तो कितना बचेगा, एक ए बचेगा। उसके बाद है बी की पावर 5, तो बी की पावर 5 से क्या मतलब है कि यहाँ पे b की पावर 4 तो बाहर चलेगी, तो कितना बचेगा, एक b बचेगा, है ना, क्योंकि 5 है और और 4 बाहर चले गए, तो कितना बचेगा, एक b तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b। उसके बाद प्लस में 4 एज इट इज, a का स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन चला गया, तो a का स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे। b की पावर 5 है, तो b 4 तो बाहर चला गया, क्या बचेगा, सिर्फ खाली b बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके सी पार्ट का आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 के टेबल में ही तीनों आते हैं, तो यहाँ पे हम 11 कॉमन ले सकते हैं। एंड देखो l तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ l इसमें है,
इसमें ही है, ना तो इसमें ना इसमें, हमें वो चीज़ कॉमन लेनी होती है जो तीनों में होता है, ठीक है। उसके बाद m कॉमन ले सकते हैं, m इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो m छोटा कब है, तब m की पावर 1 है, तो m कॉमन लेंगे। n यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी है, तो n यहाँ पे 1, यहाँ पे छोटा n है, मतलब इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी भी पावर 1 है, लेकिन इसकी पावर तो 2 है ना, तो छोटा वाला हम यहाँ पे वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 तो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल का स्क्वायर बच जाएगा, एंड एम एन ऑलरेडी हमारे पास कॉमन जा चुके, तो यहाँ पे सिर्फ एल वो हो जाएगा। 11 के टेबल में 22 कब आता है, 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। एम का स्क्वायर है, तो एक एम तो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन चला गया है, तो एक एम बचा है, ठीक है। एन उसके बाद एन तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे एन नहीं लिखा जाएगा। 11 के टेबल में 33 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स लिख देंगे। एंड यहाँ पे m कॉमन चला गया है, तो m को नहीं लिखेंगे, n का स्क्वायर है, तो n एक n तो कॉमन चला गया, एक n बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तो सबसे छोटी पावर कौन सी, x की, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, सबसे छोटी पावर कौन सी है, y की, y स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे देखो x की पावर 4 है, 2 ऑलरेडी जा चुका है, तो क्या बचेगा, x की पावर 2 बचेगी, y का स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर नहीं आएगा। x का स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। y की पावर 4 है, तो y की पावर 4 मतलब 2 तो ऑलरेडी चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y का स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। x की पावर 4 है, तो देखो x2 तो कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, x2 बचेगा। y की पावर 4 है, तो y2 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y की पावर अगेन 2 बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी ई पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर x को कॉमन ले सकते हैं, और y इसमें भी, इसमें भी, तो y को भी कॉमन ले सकते हैं। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसके बाद x का स्क्वायर है, तो एक x ऑलरेडी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे एक x बचेगा। यहाँ पे y की पावर 1 है, तो मतलब एक y है एंड एक y हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे y तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 3 है, तो 3 तो ऑलरेडी कॉमन चला गया, a है तो a को लिख देंगे, x ऑलरेडी कॉमन चला गया, y ऑलरेडी कॉमन चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे f पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 4 4, तो सब में 4 है, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं। a यहाँ पे, a यहाँ पे एंड a यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब है हम a भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ तो कॉमन ही ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, a का स्क्वायर, तो a के चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ a बचा, तो a के लिख देंगे। उसके बाद प्लस का साइन 4 ऑलरेडी कॉमन चला गया, a चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे b बचा। उसके बाद माइनस का साइन है, 4 चला गया, a चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, c बचेगा, ठीक है। तो हो जाएगा इसका जी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट में देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x इसमें भी एंड इसमें भी है, ओके। तो x को कॉमन ले सकते हैं, एक तो x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और देखो y इसमें भी, और तो y भी हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। z इसमें भी, ठीक है, ये z ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे z को भी हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, x का स्क्वायर, तो एक x तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, एक x बच गया, ठीक है। उसके बाद y कॉमन आ गया, z कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद x यहाँ पे चला गया, y का स्क्वायर, एक y गया, एक y तो बच गया, एंड z बाहर चला गया। उसके बाद x बाहर चला गया, y बाहर चला गया, z का स्क्वायर, तो एक z बाहर गया है, एक z यहाँ पे बच गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट देखो, आई पार्ट में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, एक्स इसमें है, इसमें है, तो मतलब एक्स को कॉमन ले सकते हैं, और वाई इसमें है एंड इसमें भी है, ठीक है। तो वाई को भी कॉमन लिया जा सकता है, और किसी को कॉमन नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे बचेगा ए, एक्स की पावर 2 है, एक पावर बाहर चली गई, तो एक ही बचेगा, वाई यहाँ पे कॉमन चला गया, ठीक है। उसके बाद बी है, तो बी लिख देंगे, एक्स बाहर आ गया, वाई का स्क्वायर, तो एक वाई गया है, तो एक वाई तो बचा, ठीक है। उसके बाद प्लस में सी और एक्स बाहर चला गया, वाई बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, जेड बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके आई पार्ट का आंसर। पार्ट करते हैं, तो जी पार्ट में देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 9 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इस यहाँ पर भी एक्स है, इसमें भी एक्स एंड इसमें भी एक्स है, मतलब कि हम यहाँ पर एक्स को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को कॉमन ले सकते हैं, और
और y इसमें भी ठीक है, तो y को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9 कॉमन चला गया, x का स्क्वायर तो एक x गया, एक x तो बचा, तो यहाँ पे एक x आ जाएगा एंड y ऑलरेडी कॉमन जा चुका है। और 9 के टेबल में 27 कब आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, x कॉमन चला गया, y कॉमन चला गया। प्लस में 9 के टेबल में 36 कब आता है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड x कॉमन चला गया, y का स्क्वायर कॉमन गया, मतलब y का स्क्वायर है, y एक y कॉमन गया, एक y बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके जे पार्ट का आंसर। नंबर 4 है द HCF ऑफ दिस। तो इस नंबर का मैं HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, 32 के फैक्टर्स करते हैं। तो 32 के फैक्टर्स 2 से हो जाएगा, 2 × 2 2 6 12। ठीक है, और फिर 2 8 से 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 × 2। तो 2 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स। तो मैं 32 पी क्यू के स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे ही किया था। 2 कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 एंड 5। पी कितने टाइम है 1, तो पी 1 है। क्यू कितने टाइम है 2 बार, तो क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू। नेक्स्ट आता है माइनस के 40। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 40 ले लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में माइनस का साइन भी लगा देंगे। 40 पी का स्क्वायर क्यू का क्यूब। ठीक है, इसको लेना है। ठीक है, यहाँ पे 40 के कर लेते हैं हम फैक्टर्स। तो करते हैं, चलो 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4 0, 2 × 2 एट 0, फिर 2 5 ज़ा 10 एंड 5 × 5। तो 3 टाइम्स तो 2 आ रहा है एंड 1 टाइम 5 आ रहा है। ठीक है, तो कर लो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 5। तो आप किसी के सामने भी यहाँ पे माइनस का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसी के सामने लगा तो इसके सामने लगा देते हैं। पी का स्क्वायर मतलब कि इस पी का यहाँ पर पी का स्क्वायर मतलब पी मल्टीप्लाई बाय पी, एंड क्यू का क्यूब मतलब क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से ही हो रही है, वो भी 3 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखना है बस। उसके बाद है 16 पी का क्यूब क्यू का स्क्वायर। तो 16 के क्या करते हैं फैक्टर्स कर लेते हैं। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो जगह 2 8 से 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 × 2। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है। पी का क्यूब मतलब पी की मल्टीप्लाई पी से ही हो रही है, वो भी 3 टाइम, एंड उसके बाद क्या है क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो भी हमें यहाँ पर कॉमन है वो कॉमन यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ कैसे निकालते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीनों में कॉमन देखना है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, एक तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, फिर अगेन 2 हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर अगेन 2 हो गया। और तो कुछ कॉमन यहाँ पे मतलब 2 और तो नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, जो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है ना जो तीनों में है, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। चलो अब और देखो यहाँ पे और क्या कॉमन ले सकता है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी एंड यहाँ पे पी, तो मल्टीप्लाई बाय पी हो जाएगा। फिर क्यू का स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है ना। क्यू का स्क्वायर भी तो कॉमन है, देखो कैसे, एक तो ये क्यू हो गया एंड एक ये वाला भी तो क्यू आ जाएगा, हो गया ना क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 एंड पी एंड क्यू 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्यू का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 8 पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दिया हुआ है 8 पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 4th पार्ट का। पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 असर्शन रीजन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन क्या हो रहा है, द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज। तो इसमें हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी पावर छोटी होती है ना वो लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए का स्क्वायर है, ए की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम ए के स्क्वायर को कॉमन लेंगे क्योंकि इसकी पावर कम है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ है एम की पावर 4 एंड एम का स्क्वायर, तो कौन से को कॉमन लेंगे, एम की पावर 4 या फिर एम के स्क्वायर को। ऑफकोर्स एम के स्क्वायर को कॉमन लेंगे क्योंकि जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आना चाहिए था आंसर, इसका आंसर आना चाहिए था ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दे रखा है एम की पावर 4। इसका मतलब है असर्शन तो यहाँ पे गलत है। रीजन देख लेते हैं। अ कॉमन फैक्टर इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जिसको कि हम किसी भी मतलब
दो डिफरेंट नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं और मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा, मतलब कट करके कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो होते हमारे कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे असर्शन तो गलत है लेकिन रीज़न सही है। तो देखो असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, देख लो। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना, 3 ले सकते हैं, ठीक है। और क्या कॉमन है, यहाँ पे a का स्क्वायर एंड यहाँ पे a है तो a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b एंड b का स्क्वायर तो b कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 के टेबल पे 18 का बात है 6 टाइम्स, ठीक है। तो a की यहाँ पे चला गया, a की बचा, ठीक है। प्लस का साइन लगा दे। 3 के टेबल 15 का बात है 5 टाइम्स आता है, a यहाँ पे कॉमन चला गया, b का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक भी चला गया, एक भी यहाँ पे आ गया, तो मतलब असर्शन तो यहाँ पे सही है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको करके भी देख सकते हो। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं ना। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या है, द फैक्टराइजेशन इज डिफाइंड एज एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर और इरिड्यूक्टेबल फैक्टर्स। क्या बोला गया यहाँ पे कि जो फैक्टराइजेशन होता है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई इसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह आते हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो जो फैक्टराइजेशन होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल प्राइम फैक्टर्स का तो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये सब जितनी बातें हमारे सब प्राइम फैक्टर्स ही आते हैं, है ना। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं मतलब जिनका जो किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने काफ़ी में लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। तो ये 2 क्या है यहाँ पर, प्राइम फैक्टर ही तो ये सब क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। दैट इज बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।